नमस्कार। आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेसिकली इसके बारे में जानेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ठीक, आइए शुरू करते हैं। अब तक चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, ठीक है, वहां पर हमने चार्ज को पूरे चैप्टर में रेस्ट पे माना था। चार्ज को कहीं पे लिया था कि चार्ज एट रेस्ट है, या मैं बोलूं कि नॉट इन मोशन। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट पे था या नॉट इन मोशन था तो हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को जो नाम दिया था वो नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज जब आप प्रेजेंट चैप्टर में हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3, यहां पर जो चार्ज है वो होगा मोशन में। ठीक, चार्ज जब मोशन में होगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, या मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? चार्ज हमारे जो प्रेजेंट चैप्टर है उसमें मोशन में होगा, और चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल की बात करूं जो अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जो नेचुरली है, ठीक है, क्या है, आपने देखा होगा आसमान में लाइटिंग होते हुए, जिसे बोलते हैं बिजली का गरजना। ठीक है, देखा है सबने लाइटनिंग होते हुए। वो एग्जाम्पल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है? क्योंकि चार्ज मोशन में होते हैं और वो फ्लो करते हैं एटमॉस्फेयर को थ्रू। चार्ज एटमॉस्फेयर के थ्रू फ्लो करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जो हमने देखा है जब आसमान में बिजली गरजती है, लाइटनिंग होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2 चीज सबसे पहली जो आपको जाननी है। मैंने क्या बताया कि चार्ज फ्लो करते हैं एटमॉस्फेयर में होते हुए तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो रेट ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है, यही डिस्कशन करने के लिए हम आए हैं, तो वेट कीजिए, लेकिन ये बात समझ लीजिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो रेट ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेचुरली हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर जो लाइटनिंग आप देखते हैं नेचुरली, यहां पर जो चार्ज है उनकी वेलोसिटी जो है, चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चार्ज एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, उनकी स्पीड, सॉरी वेलोसिटी बढ़ रही है। स्पीड वेलोसिटी कहना ज्यादा सही है। लेकिन हम आज के चैप्टर में जो पढ़ेंगे वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा वो चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होने से ही प्रोड्यूस होगा। हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्या, वेरिएबल वेलोसिटी ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, यहां पर लाइटनिंग में क्या है, चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। लेकिन हम जो चैप्टर हमारा है वहां पर हम लोगों को कांस्टेंट, या आप स्टेडी भी बोल सकते हैं,
ठीक, चार्ज वेलोसिटी ही पढ़नी है। ठीक है, कोई परेशानी? इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको कांस्टेंट चार्ज वेलोसिटी का, तो सबसे पहले जो आपने अपनी वॉल क्लॉक देखी है, सेल ड्रिवन क्लॉक, सेल क्या होता है आप समझ ही रहे हैं कि ये कांस्टेंट, सेल से कांस्टेंट वेलोसिटी में चार्ज फ्लो होता है, कांस्टेंट एकदम। इसी तरह से टॉर्च आपने जो देखी हो, टॉर्च सबने देखी होगी, वहां भी जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो होता है। और हम लोग अपने जो चैप्टर है उसमें कांस्टेंट चार्ज वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है? ये बात आप सब लोग जानते होंगे कि जो करंट है वो दो तरह से अब तक आपने जाना होगा, एक अल्टरनेट करंट, दूसरा है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट को जब आप ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है, और डायरेक्ट करंट इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक, तो यहां पर डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है कि करंट जो है वो कभी कम ज्यादा नहीं होता है। अल्टरनेट करंट में करंट कभी ज्यादा कभी कम होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में करंट एकदम कांस्टेंट कांस्टेंट दिखता है आपको, यानी कि वहां पर चार्ज का जो फ्लो है वो कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट करंट में चार्ज का जो फ्लो है वो कांस्टेंट होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेट करंट के बारे में नहीं पढ़ने वाले। ये बात आपको समझ में आई? एक चीज जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हम डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके लिए ही मैंने आपको बताया क्या कि जो लाइटनिंग है वो डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल नहीं है। यहां से मैं बताने की यही कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मैं आपको ये बताऊं कि हम इस चैप्टर में डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। ये बात क्लियर? अब तक का जो आपने जाना ये सब आप पहले से जानते थे, इसमें कुछ भी नया मुझे नहीं लगता है कि आपने जाना है। अब जो हम जानेंगे कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता कैसे है। ठीक है, ये एक सेक्शन था जिसमें आपने अब तक जो पहले आप पढ़ चुके थे, और थोड़ा थोड़ा सा कि चैप्टर किस तरफ जाएगा ये आप जान चुके हैं। सही है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ठीक, आओ देखो, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है। ठीक, ये तो हम सब जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आप सब लोग जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, इसी कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। ठीक है, जो अब हम करने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हम लोग ये देखेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, किसी टाइम पीरियड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो रेट ऑफ चार्ज। मैं इसी डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आप ये तो जानते हैं कि
कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये एक कंडक्टर मैंने बनाया सिलेंड्रिकल, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्यू क्या बता रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक। लेकिन कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 24 घंटे में। तो इसीलिए हमने बोला क्या कि फ्लो रेट ऑफ चार्ज, फ्लो रेट ऑफ चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में हमें पता करना है कि कितना चार्ज। तो इसको हम डिनोट करेंगे टी से। टी टाइम में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही क्या होगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी करंट की वैल्यू, ठीक। यहां पर हम Q को डेल्टा Q और T को डेल्टा T ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कहा गया कि आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में करंट बताइए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कहा गया 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट बताइए, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि 10 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ उसको माइनस कर देंगे 5 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हुआ था, तो आपको वो जो विंडो है, वो जो ड्यूरेशन है, उसका फ्लो ऑफ चार्ज या करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको बेहतर समझने के लिए हम फॉर्मूला इस ही तरह से लिखना पसंद करेंगे, इसीलिए हमने यहां पर डेल्टा क्यू और टी को डेल्टा टी लिखा है, ठीक। ये कुछ इस तरह से मैं अगर यहां पर डेफिनेशन आपको लिखूं तो ये है क्या, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द स्टडी ऑफ द रेट, स्टडी ऑफ द फ्लो रेट ऑफ चार्ज। ये बात आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक। फॉर्मूला क्या हुआ आई का, करंट का, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्यू चार्ज पास हुआ क्रॉस सेक्शन से इन डेल्टा टी टाइम, तो ये क्या है, ये करंट का आपके पास फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये जो करंट है वो एवरेज करंट है। कौन सा करंट है, एवरेज करंट है। कैसे एवरेज है बताता हूं, पहले मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे डेल्टा क्यू क्या है, नेट चार्ज flowing across given cross section area during डेल्टा टी टाइम। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए मैंने इस आई को एवरेज करंट क्यों कहा, ये भाई मैंने ये तो बता दिया कि ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज करंट के लिए होता है, लेकिन हमने ऐसा क्यों कहा, हमने इसको एवरेज करंट क्यों कहा, आइए जानते हैं। इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए कि यहां पर आपके पास t की वैल्यू 5 सेकंड दे दी गई, ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू 5 सेकंड आपको दी गई, कहा गया कि 5 सेकंड में कितना करंट फ्लो किया है ये बताइए, 5 सेकंड में कितना करंट फ्लो किया है वो बताइए। देखो अगर आपको करंट 5 सेकंड एकदम तो नहीं हुई ना कि आपने पलक अपनी झपकी और एकदम 5 सेकंड हो गया, नहीं, करंट धीरे धीरे फ्लो हुआ होगा। और 5 सेकंड में अगर कहा गया है
तो 1 सेकंड में जितना हुआ, 2 सेकंड में जितना हुआ, 3 सेकंड में जितना हुआ, 4 सेकंड में जितना हुआ, कुछ ऐसे समझ लीजिए आप कि फर्स्ट सेकंड में जो करंट हुआ वो 10 एम्पियर का पास हुआ, ठीक। फिर जो सेकंड में जो करंट पास हुआ वो 5 एम्पियर का हुआ। थर्ड सेकंड में जो करंट पास हुआ वो 9 एम्पियर का हुआ। फोर्थ सेकंड में जो करंट पास हुआ वो 11 एम्पियर का हुआ। और फिफ्थ सेकंड में जो करंट पास हुआ वो 15 एम्पियर का हुआ। तो टोटल 5 सेकंड में कितना करंट पास हुआ? 15, 20, 15 और 20, 35, 40, 50 एम्पियर, ठीक है। तो आई आपको निकालना है 5 सेकंड में। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये है। यहां पर Q की वैल्यू क्या है पता नहीं है, क्योंकि हमने उस तरह से नहीं लिया है। लेकिन I की जो आपको वैल्यू निकालनी है, हमने यहाँ पे सीधा करंट रखा है, मतलब हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी है। अगर आपको 5 सेकंड में जो करंट है टोटल वो पास हुआ है 50 एम्पियर, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं I एवरेज। बात मेरी क्या बिल्कुल समझ में आ रही है? कैसे आपको पता लगा? क्या आपको कैसे पता लगा कि कितना जो करंट है वो फ्लो हुआ? जब आप हर एक सेकंड का टोटल कर ले रहे हो, तब आपको पता लगा कि 5 सेकंड में जो करंट आपके पास से फ्लो हो रहा है वो कितना है? 50 एम्पियर। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आएगी? 10 एम्पियर। ये बात आप जान पा रहे हैं? ये जो करंट की वैल्यू है, ये वैल्यू है एवरेज की। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक, ये मान लीजिए कि ये आपसे कहा गया कि एट थर्ड सेकंड कितना करंट पास हुआ, एट थर्ड सेकंड कितना करंट पास हुआ, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी हमने क्यों लिखा है? ये डी क्यू बाई डी टी हमने लिखा है किस लिए? किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, उस पॉइंट के लिए। इसको हम बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे होंगे दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझाने के लिए 2 मिनट रुकिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो सफिशिएंट होगा आपको ये डिफरेंस बताने के लिए। आपके पास क्वेश्चन में Q की वैल्यू दी गई है t² + 1, ठीक है। आपसे कहा गया है कि फाइंड करंट एट 2 सेकेंड, ठीक। मतलब स्पेसिफिक, वो जो सेकंड है उसमें आपसे पूछा गया है करंट, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? 2t। 1 का क्या होगा? 0। तो I की जब आप वैल्यू निकालेंगे, यहां पर t की वैल्यू 2 सेकंड रखेंगे, तो आपके पास I की वैल्यू क्या आई? I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आपके पास आई 4 एम्पियर। ये बात समझ पा रहे हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए क्या? करंट फ्रॉम 0 सेकंड टू 2 सेकंड, तो आप निकालेंगे आई एवरेज, जो क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये कैसे निकालेंगे? आप पहले चार्ज की वैल्यू निकालेंगे 2 सेकंड पर,
क्या एक्सप्रेशन है, टी स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू 2 की सीधी पुट करेंगे। यहां पर अपने डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू पुट करी थी डी क्यू बाई डी टी, लेकिन यहां पर आप वैल्यू जब आई एवरेज निकाल रहे होंगे तो वैल्यू सीधी पुट करेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? क्या वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, फिर आप वैल्यू निकालेंगे क्यू की एट 0 सेकेंड, वो क्या वैल्यू आएगी, 0 प्लस 1, क्या वैल्यू आई, 6। भाई आप 0 रखेंगे टी की वैल्यू ना, और 1 है ही, तो ये आई 1। तो आपके पास जो डेल्टा क्यू आया वो कितना आया, डेल्टा क्यू, Q2 माइनस Q0, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो जब आप यहां पर I की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और डेल्टा T की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 0 क्या होगा, 2, तो 4 बाई 2, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 एम्पियर। क्या डिफरेंस समझ में आया है? I की वैल्यू यहां पे आई है 2 एम्पियर, ये जो वैल्यू है I की, ये I एवरेज की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू है। क्या आप डिफरेंस समझ पाए हैं? मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब आपसे I इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पूछी जाएगी तो जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको जो है वो इंस्टेंटेनियस I की वैल्यू मिलेगी। और जब आपसे I एवरेज पूछा जाएगा तो क्या प्रोसेस है, अगर आपको सिर्फ 2 सेकंड में पूछा गया होता, एट 2 सेकंड नहीं, कि 0 से 2 सेकंड, इसीलिए हम लोग डेल्टा क्यू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आपको टाइम फ्रेम देगा कि इस टाइम फ्रेम में आई की वैल्यू, तो आपको ओवरऑल करंट नहीं बताना है, आपको एवरेज करंट बताना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या डिफरेंस है आई एवरेज में और क्या डिफरेंस है आई इंस्टेंटेनियस में, क्या आप ये बात समझ पाए हैं? क्यों फॉर्मूले को डेल्टा क्यू बाई डेल्टा की टी और क्यों डी क्यू बाई डी टी लिखा गया है, क्या ये क्लियर है, समझ में आया? अब तक इस चैप्टर में मैंने सिर्फ आपको दो चीज बताई, पहली ये कि हम डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरी ये कि क्या डिफरेंस होता है इंस्टेंटेनियस करंट में और एवरेज करंट में। अब तक हमने सिर्फ दो बातों को जाना है अपने इस लेक्चर में। ये दो चीजें आपको समझ में आई हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम जानने वाले हैं इसी चैप्टर की एक और, इसी लेक्चर में सबसे जो जरूरी चीज जिसको हम बार बार बोलते हैं कि आप फिजिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी यूनिट। तो यूनिट ऑफ करंट के बारे में अब हम देखने वाले हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि मैं यूनिट क्वेश्चन सोल्व करते टाइम लिखता हुआ आया हूं, लेकिन फिर भी आपको यूनिट जाननी चाहिए। क्या है आई का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू की यूनिट हमको पता है क्या होती है, कूलम। टी की यूनिट भी हमको पता है क्या होती है, सेकेंड। तो आई की एक यूनिट क्या हुई, कूलम पर सेकेंड। लेकिन जो हम लोग करंट की यूनिट यूज करते हैं अपने पूरे सिलेबस में, वो हम यूज करते हैं जो इसकी यूनिट होती है क्या, एम्पियर। इसको हम जनरली एएमपी लिखते हैं। क्या यूनिट होती है, एम्पियर करंट की। क्या ये बात क्लियर है? करंट की यूनिट एम्पियर होती है। आप कूलम पर सेकंड अगर लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगी। अब दूसरी एक जो नेक्स्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्या करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी।
इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप जब भी करंट के बारे में पढ़ेंगे तो करंट हमेशा डायरेक्शन के साथ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, करंट हमेशा डायरेक्शन के साथ ही पढ़ा जाएगा। करंट के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन हम कब पढ़ते हैं? जब क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट में डायरेक्शन तो होती है, लेकिन करंट फॉलो नहीं करता। करंट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या फॉलो नहीं करता है? रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है, मतलब कुछ इस तरह से आप जान लीजिए कि ये आपके पास करंट आया इधर से, फिर इधर से, ठीक, और फिर ये ऐसे चला गया। अगर ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 5 एम्पियर का करंट है, तो यहां पर आपको जो है वो 7 एम्पियर का करंट ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एडिशन होता है वो स्केलर क्वांटिटी का की तरह होता है। करंट एड लाइक स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ हो, दूसरा उसका जो एडिशन हो वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह हो। लेकिन करंट का जो हम लोग एडिशन करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी की तरह करते हैं। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक, तो करंट है क्या? जो क्वांटिटी इस तरह की होती है कि वो डायरेक्शन के साथ तो होती है, लेकिन एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करती वेक्टर की, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन आपके एग्जाम में टेंसर दिखे इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अगर दिखता है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस बिना दिमाग लगाए टेंसर ही लिखनी है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा 99%। आपको क्या दिखेगा? स्केलर। अगर टेंसर नहीं है तो यू हैव टू चूज स्केलर क्वांटिटी, और आपको अपने एग्जाम में स्केलर क्वांटिटी ही दिखेगा। टेंसर दिखने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपकी बुक्स में, आपकी एनसीईआरटी में टेंसर नहीं लिखा गया है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इतना क्लियर है? आपने यूनिट जान ली करंट की, आपने ये जान लिया कि करंट इज अ टेंसर या स्केलर क्वांटिटी। अब जो तीसरी बात आती है कि सर आपने बताया करंट के पास डायरेक्शन होती है, तो आप करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द चैप्टर आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट। 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप करंट की डायरेक्शन के बारे में इस पूरे चैप्टर में जान पाएंगे। सबसे पहले करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो करंट हमेशा
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होगा। क्लियर। सेकंड जो पॉइंट है, क्या करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी बताऊंगा, पहले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जान लीजिए, तब बेहतर रहेगा, दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है, करंट की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप बोल दीजिए नेगेटिव चार्ज, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अपोजिट चार्ज मोशन। तीन चीजें मैंने आपको बताई। करंट की डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, आपको पता होनी चाहिए कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, फर्स्ट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन होगी, सेकंड। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज मोशन कर रहा है। कि मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक। और यहां पर हमने एक सप्लाई कनेक्ट कर दी V वोल्ट की, इधर प्लस इधर माइनस, तो यहां पे भी प्लस आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से नेगेटिव। इसी तरह से यहां भी ऐसे होगी, मैं यहां भी बनाऊं तो, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है कंडक्टर के पास, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहे होंगे कहां पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्या फ्लो हो रहे होंगे, यस या नो? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, और करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहां मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, और करंट की तो दो डायरेक्शन नहीं होगी। तो मैंने इन्हीं दोनों चीजों को अलग अलग पॉइंट में लिखवाया है कि क्या करंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्या आप बात समझ रहे हैं? यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। क्यों है? इसके लिए हम अगला चैप्टर, अगला टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स को पढ़ते पढ़ते ही आप जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम होगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे या इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स पढ़ेंगे, वहां मैं बताऊंगा कि क्यों करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। वो लंबा चैप्टर, मतलब लंबा चैप्टर नहीं है, 25 मिनट की एक्सप्लेनेशन अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है अभी के लिए सिर्फ ये जानना आपके लिए जरूरी था, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है। क्यों है, ये जानने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा लेक्चर है ये, मान लो मेरी बात। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग पढ़ोगे ना, पढ़ के मजा आ जाएगा, ठीक। अब लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, क्या कि करंट कैरियर्स के बारे में आप जान लीजिए। आपके एग्जाम में कम आता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मुश्किल से 2 मिनट में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। करंट कैरियर्स, देखिए, जैसे कि हम अपने पूरे सिलेबस में जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर की, ठीक। तो मेटेलिक कंडक्टर मतलब सॉलिड,
सॉलिड्स में या मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार। यहां भी हमने बताया करंट कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर आप बात करेंगे लिक्विड की, लिक्विड जैसे मैं वाटर को अगर लूं, ठीक है, तो वाटर में, पानी में करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप NaCl प्लस वाटर, या मैं बोल दूं कि सॉल्टी वाटर का यूज करेंगे तो करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहां पर जो करंट कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। बात मेरी समझ पा रहे हैं? लिक्विड में जब भी करंट फ्लो होगा वहां पर जो करंट कैरियर्स होंगे वो होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। मेटेलिक कंडक्टर यानी कि सॉलिड में जो करंट कैरियर्स होंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। थर्ड, गैसेस। गैसेस में जनरली करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन एट हाई वोल्टेज या हाई टेम्परेचर क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज होती है, जैसे कि आप अपने यहाँ देखते हैं जो 11,000 की जो लाइन होती है, जो बात करते हैं हम लोग कि 11,000 की जो लाइन घर के ऊपर से गई है वो आपको जनरली दिखेगी सिटीज से बाहर। उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स, क्योंकि करंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज सप्लाई है, कि उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स भी चार्ज हो जाते हैं। तो गैसेस में जब हम लोग, गैसेस क्या है, वो एयर तो गैसेस है ना। मैं अभी वायर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस वायर की वजह से वो एयर पार्टिकल्स जिन पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से, जिन पर उस हाई प्रेशर करंट के वजह से क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर गैसेस में जब भी करंट फ्लो होगा तो वहां पर करंट कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन और आयंस। ये सिर्फ आपको एक लाइन में ध्यान रखना है कि गैसेस में करंट कैरियर्स कौन होते हैं, लिक्विड में कौन होते हैं, और मेटेलिक कंडक्टर यानी कि सॉलिड में कौन होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया तो पूरे पूरे चांस है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा और ये आपको पता होगा तो आप बना लेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? आज के लेक्चर में क्या क्या चीज हमने पढ़ी है, पीछे से शुरू करूं तो करंट कैरियर्स के बारे में जाना है, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में जाना है, करंट इज अ टेंसर या स्केलर क्वांटिटी ये जाना है, और करंट की यूनिट क्या होती है ये जानना है। हमने जाना है कि हम इलेक्ट्रिक करंट दो तरह से जनरेट हो सकता है हमारे पास। एक तो जब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, और एक तब जब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट करंट, तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज को ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक, फिर हमने बताया कि आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, मतलब उसी लेक्चर में आप जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना हो। तब तक के लिए नमस्कार। और आप अगर आज के लेक्चर के नोट्स चाहते हैं तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल की बायो में मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड
कर सकते हैं। यही सेम नोट्स जिनसे आपको क्लास में पढ़ाया गया है वही आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। धन्यवाद।